सोचिए आप एक प्लेन में बैठे हैं, नीचे एयरपोर्ट साफ नजर आ रहा है, मगर प्लेन उतरती नहीं। एक बार सर्कल करती है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। फ्यूल खत्म होता जा रहा है, वेदर बिगड़ता जा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि ये प्लेन उतारेगी भी या नहीं। ये कहानी है एक ऐसे इंसिडेंट की जो एविएशन हिस्ट्री में आज भी याद किया जाता है। आज हम बात करेंगे उस प्लेन की जो घंटों एयरपोर्ट के ऊपर घूमता रहा, जहां नीचे लाखों लोग देख रहे थे और सबके दिल थम गए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और चलो शुरू करते हैं ये हैरान कुन कहानी। ये वाकया है 1989 का। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 232 एक DC-10 एयरक्राफ्ट जो स्टेपल्टन एयरपोर्ट डेनवर से उड़कर सू सिटी आयोवा और फिर शिकागो जा रहा था। फ्लाइट में 285 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे। बिल्कुल रूटीन की तारा फ्लाइट थी, सब कुछ नॉर्मल था। कैप्टन एल्फ्रेड हेन्स एक एक्सपीरियंस पायलट थे जिनके पास हजारों फ्लाइंग आवर्स का तजुर्बा था, मगर किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में ये फ्लाइट एविएशन हिस्ट्री की फ्लाइट ने 2:09 PM पर डेनवर से टेक ऑफ किया। क्रूजिंग एल्टीट्यूड 37,000 फीट थी। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ सो रहे थे। सब कुछ परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट, मगर अचानक कुछ बहुत बुरा हो गया है। इंजन नंबर 2 जो प्लेन की टेल में लगा था कंप्लीटली फेल हो गया था, मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। इसलिए मुसीबत यह थी कि उस एक्सप्लोजन में प्लेन के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे। मतलब कैप्टन के पास अब प्लेन को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था। ना वो स्टीयरिंग कर सकते थे, ना फ्लैप्स कंट्रोल कर सकते थे, ना लैंडिंग गियर नीचे कर सकते थे, कुछ भी नहीं। पायलट्स होते तो शायद हाथ खड़े कर देते, मगर कैप्टन हेन्स ने हिम्मत नहीं कि अगर हाइड्रोलिक्स काम नहीं कर रहे तो सिर्फ एक ही तरीका बचा है प्लेन को कंट्रोल करना। मगर ये इतना मुश्किल था कि ये थ्योरी में ही पॉसिबल लगता था, प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर भी टीम ने कोशिश शुरू की। कैप्टन हेन्स, फर्स्ट ऑफिसर विलियम रिकॉर्ड्स, सेकंड ऑफिसर डडली ड्वोरक, तीनों ने मिलकर ये इम्पॉसिबल काम शुरू किया। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। एयरपोर्ट्स को इन्फॉर्म किया गया। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट था सू गेटवे एयरपोर्ट, मगर प्रॉब्लम ये थी प्लेन सीधा नहीं जा सकता था। वो सिर्फ सर्कल्स करता था, घूमता रहता था, जैसे कोई इंजर्ड परिंदा जो उड़ने की कोशिश कर रहा हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने सारा ट्रैफिक क्लियर कर दिया। फायर ट्रक्स तैयार कर लिए गए, एम्बुलेंसेस बुलाई गई। हर बार जब वो एयरपोर्ट के ऊपर आती, लोग सोचते अब उतारेगी, मगर नहीं, पायलट कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फ्यूल खत्म हो रहा था, वेदर बिगड़ने लगा था, विजिबिलिटी कम होती जा रही थी। पैसेंजर्स को सब समझ आ गया था। बच्चे रो रहे थे, पेरेंट्स ने उन्हें गले लगा लिया। This is going to be rough. Brace for impact. उस वक्त कॉकपिट में 4 पायलट्स अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। और नीचे हजारों लोग टीवी कैमरा सब देख रहे थे। पूरी दुनिया के सामने एक प्लेन मर रहा था। Finally 4 PM फ्लाइट 232 रनवे के करीब आ गई, मगर प्रॉब्लम ये थी वो इतनी तेजी से आ रही थी कि स्पीड कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। प्लेन रनवे पर टच हुई, मगर राइट विंग पहले जमीन से टकराई। प्लेन 3 हिस्सों में टूटकर बिखर गई। धुआं, आग, चीखें, मगर फिर तो ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है टीम वर्क की, ये कहानी इंसान की टीम ने जो किया वो एविएशन हिस्ट्री में लेजेंडरी है। उन्होंने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी हार नहीं मानी। अपने पर गई वे,
बाकी बचने वाले पैसेंजर्स आज भी कैप्टन हेन्स को अपना हीरो कहते इस हैं। इंसिडेंट के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने हाइड्रोलिक सिस्टम्स को और भी सेफ बनाया। आज के प्लेन्स में बैकअप के ऊपर बैकअप। याद रखिए, मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर हिम्मत और सोच हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आप एविएशन या रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरीज पसंद करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। इमेजिन करो एक जंबो जेट 500 किलोमीटर आजाद की स्पीड से उड़ रहा है। अचानक हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स डायरेक्टली उसके इंजन में घुस जाते हैं। इंजन्स बंद हो जाते हैं 155 पैसेंजर्स और सिर्फ 208 सेकंड्स बचने के लिए। आज की कहानी है परिंदों और प्लेन्स की जंग की। जहां छोटे से परिंदे ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट को चैलेंज किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन हैदर और आप देख रहे हैं हैदर इनसाइट। दोस्तों, जब भी हम प्लेन में बैठते हैं तो हमें लगता है कि ये सेफेस्ट ट्रैवल है, और सच ये है कि ये है देवी। आज मैं आपको एक ऐसी खतरनाक रियलिटी के बारे में बताऊंगा जो हर रोज हर एयरपोर्ट पे हर फ्लाइट के साथ होती है। ये है बर्ड स्ट्राइक, जब परिंदे प्लेन से टकरा जाते हैं। और ये सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी खतरनाक है कि इससे एविएशन हिस्ट्री की सबसे हीरोइक लैंडिंग हुई थी, जिसे दुनिया मिरेकल ऑन द हडसन के नाम से जानती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये फैसिनेटिंग कहानी। दोस्तों, पहले समझते हैं कि बर्ड स्ट्राइक होता क्या है। जब कोई परिंदा उड़ते हुए एयरक्राफ्ट से टकरा जाए तो उसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी बहुत खतरनाक है। और अगर ये परिंदा जेट की इंजन में चला जाए तो डिजास्टर हो सकती है। अब चलते हैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ। हर साल वर्ल्ड वाइड 40,000 प्लस बर्ड स्ट्राइक्स होते हैं। सिर्फ यूएस में एयरलाइंस को $900 मिलियन का नुकसान होता है। 1988 से अब तक 283 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। 15 जनवरी 2009 न्यूयॉर्क सिटी। एविएशन हिस्ट्री की सबसे फेमस बर्ड स्ट्राइक। कैप्टन सुली और फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्किलिस यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 उड़ा रहे थे। प्लेन था एयरबस A320 और 155 पैसेंजर्स थी ऑन बोर्ड। टेकअप के सिर्फ 90 सेकंड बाद जब प्लेन 2800 फीट की हाइट पे था, कनाडा गैसी का एक पावर प्लांट 8 से 10 बर्ड्स डायरेक्टली प्लेन के इंजन्स में घुस गए। दोनों इंजन्स इमीडिएटली फेल हो गए, कंप्लीट पावर लूज। जेट हाइट सिर्फ 2800 फीट। अब समझो सिचुएशन। हाइट सिर्फ 2800 फीट, स्पीड 300 प्लस किलोमीटर पर आवर, इंजन्स दोनों बंद, टाइम शायद 3 से 4 मिनट बिफोर क्रैश। लोकेशन न्यूयॉर्क सिटी, जहां बहुत बड़ा ट्रैफिक था और लोगों का भी बहुत ज्यादा तादाद थी। कैप्टन सली के पास 3 ऑप्शंस थे, जिसमें पहला था वापस एयरपोर्ट जाना और दूसरे का नियर बाय टिटरबोरो एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग या हडसन रिवर में प्लेन उतरना। कैप्टन सोले ने डिसाइड किया हडसन रिवर में ही लैंडिंग करूंगा। सिर्फ 6 मिनट्स में उन्होंने प्लेन को कंट्रोल रखा और 155 ने पैसेंजर्स को काम रखा और परफेक्ट वाटर लैंडिंग की। ये था मिरेकल ऑन द हडसन। प्लेन में सभी 155 लोग बच गए। ये एविएशन इंसिडेंट इतना फेमस हुआ कि टॉम हैंक्स ने 2016 में इस पे मूवी भी बनाई, सली। दोस्तों, अब सवाल ये है कि एक छोटा सा परिंदा एविएशन में 12 नुकसान कैसे कर सकता है। रीजन 1, स्पीड का इंपैक्ट। जब 2 kg का बर्ड 900 किलोमीटर के प्लेन से टकराता है तो इंपैक्ट 100 टाइम्स बढ़ जाता है। फिजिक्स का सिंपल रूल है, फोर्स एंका मास एंका वेलोसिटी टू। मॉडर्न जेट इंजन्स 10,000 15,000 आरपीएम पे चलते हैं।
बट प्लेन के अंदर जाए तो ब्लेड्स बेंड हो जाते हैं, इंजन फायर पक सकती है या कंप्लीट इंजन फेलियर हो सकता है। 15,000 आरपीएम रोटेशंस पर मिनट पे चलते हैं। अगर बॉल कॉकपिट के विंडशील्ड से टकराए तो ग्लास टूट सकती है और पायलट्स इंजर्ड हो सकते हैं। बर्ड स्ट्राइक्स प्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम होते हैं, जब प्लेन लो एल्टीट्यूड पे होता है और पायलट्स के पास रिएक्ट करने का बहुत कम टाइम। एविएशन इंडस्ट्री ने इस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया है और कुछ अमेजिंग सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं। एयरपोर्ट्स और जहाज़ों में बर्ड्स को भगाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं। उसके लिए अपना अमला भी होता है और रडार और मुख्तलिफ साउंड सिस्टम के जरिए भी बर्ड्स को भगाता है। इसी तरह खुराक भी बंद कर देता है ताकि वो इस जगह पर न आ और सके। अदर एयरलाइंस रेगुलरली इस इशू पे ट्रेनिंग देती हैं अपने पायलट्स को। बर्ड स्ट्राइक पहचान। बर्ड स्ट्राइक्स एक सीरियस एविएशन हैजार्ड हैं जो हर रोज होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, हर फ्लाइट में पायलट और क्रू ट्रेंड होते हैं वर्स्ट सिनेरियोस हैंडल करने के लिए। इन पेन पहला, बर्ड स्ट्राइक्स एक सीरियस एविएशन हैजार्ड हैं जो हर रोज होते हैं। एविएशन इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे काम कर रही है और सबसे इंपॉर्टेंट, हर फ्लाइट में पायलट और क्रू ट्रेंड होते हैं वर्स्ट सिनेरियोस हैंडल करने के लिए। अगली बार जब आप प्लेन में बैठो तो याद रखना कि कितना कॉम्प्लेक्स और सेफ सिस्टम है जो आपको उड़ा कर ले जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग एविएशन स्टोरीज मिल सके। कमेंट्स में बताएं आप किस एविएशन टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। आपके कीमती वक्त और प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ये दुनिया का सबसे महफूज काफिला है जिन्हें इतनी सिक्योरिटी दी जाती है कि शायद अमेरिकी सदर से भी ज्यादा महफूज है। इस काफिले में हथियार को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान इस काफिले पर हमला हो गया तो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार गलत हाथों में जा सकता है, जिसके नुकसानात सिर्फ एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए इसकी सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। अमेरिका जैसी सुपर पावर मुल्क अपने न्यूक्लियर हथियारों यानी एटम बम को किस तरह ट्रांसपोर्ट करता है, ये काफिले किस तरह काम करते हैं और अगर हमला हो जाए तो फेडरल एजेंट्स किस तरह उसे संभालते हैं, ये सब जानना दिलचस्प है, बल्कि इससे भी ज्यादा जानना दिलचस्प है। दुनिया में 12,515 न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, जिनमें से 41 सिर्फ रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के पास है। ये तमाम हथियार पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं और एक्टिव हथियारों के तौर पर अमेरिकी एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी की सबमरीन्स में मौजूद है। लेकिन इसमें से हजारों हथियार स्टोरेज मोड में है, यानी बैकअप हथियार है, जो पूरे शमाली अमेरिका में फैले हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि न्यूक्लियर हथियारों को फैलाया क्यों जाता है। न्यूक्लियर हथियार हमेशा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपा कर रखे जाते हैं और ये मालूमात बहुत हसास होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन हमला करके इन्हें नाकारा बना सके। फैलाने का ये फायदा होता है कि अगर दुश्मन हमला भी करे तो वो सब हथियार एक साथ तबाह नहीं कर सकता। इस तरह मुल्क के पास कुछ न कुछ न्यूक्लियर हथियार यानी एटम बम दिफा के लिए महफूज रह जाते हैं। अब जब न्यूक्लियर हथियार एक महफूज जगह पर पड़े हैं तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे बड़ा वजह मेंटेनेंस है। मिलिट्री में हथियारों को मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है और न्यूक्लियर हथियार भी इसी तरह मेंटेनेंस के मोहताज है।
हर वक्त ये हथियार जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए उनके मैकेनिकल पार्ट्स पर जंग लग सकता है, उसमें कोई खराबी आ सकता है। इसके अलावा हथियार में मौजूद प्लूटोनियम या यूरेनियम की हालत भी देखना जरूरी है, ताकि जब इस्तेमाल का वक्त आ जाए तो ये काम करे, न कि ये खराब हो और वो काम न कर जाए। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए न्यूक्लियर हथियार स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर रखे जाते हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस किसी मरकजी मकाम पर की जाती है। अमेरिका में न्यूक्लियर हथियारों की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के लिए एक अलग फेडरल एजेंसी मौजूद है, जिसका नाम है नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कभी न्यूक्लियर हथियार को मुंतकिल करना पड़े तो अमेरिकी हुकूमत ने एक मुकम्मल एजेंसी बना रखी है, जिसका काम है सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों की सिक्योरिटी करना। ये मिलिट्री काफिले अमूमन अमेरिका में न्यूक्लियर हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये काफिले पुलिस गाड़ियों के साथ चलते हैं, जो सड़क के रास्ते साफ करवाते हैं। काफिले में हर बिक्तर बंद गाड़ी में 4 से 6 फेडरल एजेंट्स होते हैं, जो काफिले को बचाने और हमला होने की सूरत में जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। इन गाड़ियों में सुराख मौजूद होते हैं, जिससे एजेंट्स बाहर निकले बगैर फायर कर सकते हैं। ये एजेंट्स आम लोग नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता कमांडोज होते हैं, जिनके पास हैंड गन्स, शॉटगन, असॉल्ट राइफल्स और लाखों राउंड मौजूद होते हैं। अगर फिर भी हालात काबू से बाहर हो तो बिक्तर बंद गाड़ियों पर खुदकार मशीन गन्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये सब हथियार सिर्फ खतरे की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। काफिले में रेडियो कम्युनिकेशन 3 मुख्तलिफ चैनल्स पर होती है। एक चैनल पर बिक्तर बंद गाड़ियां आपस में राब्ते में रहती है, दूसरे चैनल पर एजेंट्स काफिले से अपडेट्स लेती है और तीसरे चैनल पर इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर से राब्ता होता है। इससे ये यकीनी बनाया जाता है कि अगर हमला आवर एक चैनल जाम कर भी दे तो काफिले के बाकी हिस्से राब्ते में रह सकती है। न्यूक्लियर हथियारों के काफिले के जो ट्रक होते हैं वो खास तौर पर डिजाइन किए जाते हैं। ये हार्ड स्टील से बने होते हैं, आम टूल्स से नहीं काटे जा सकते, और अगर आग लग भी जाए तो अंदर मौजूद हथियार कई घंटों तक महफूज रहते हैं। ड्राइवर केबिन बुलेट और बम प्रूफ होते हैं और दरवाजे सिर्फ अंदर से खुल सकते हैं। अगर हमला आवर ट्रक पर कब्जा करने की कोशिश करे तो एक सिक्योरिटी फीचर के तहत ट्रक के एक्सल पर लगे धमाका खेज मवाद फट जाएंगे और ट्रक जमीन पर गिर जाएगा। हथियारों के कंटेनर तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिर्फ नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद होते हैं। अगर कोई शख्स कंटेनर तक पहुंच भी जाए तो स्प्रे गन और इलेक्ट्रिक शॉक सिस्टम के जरिए हथियार और काफिले की हिफाजत की जाती है। हेलीकॉप्टर्स काफिले के ऊपर निगरानी करते हैं और जरूरत पड़ने पर बैकअप फोर्सेस फराहम करते हैं। इन तमाम सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार दुनिया में किसी गलत हाथों में नहीं जा सकते। तारीख में हजारों बार न्यूक्लियर हथियार मुंतकिल किए जा चुके हैं, मगर आज तक एक भी काफिला कामयाबी से हमला आवरों के कब्जे में नहीं किया गया। तो ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मौजू के साथ। आपके प्यार के बड़े कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप सबके कमेंट्स खुद देखता हूं और आपको रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।